नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लेजेंड टीचिंग में। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी की लास्ट ईयर के क्वेश्चन सीरीज देखने का। तो सबसे पहले हम उठाएंगे इसमें दिसंबर 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है, जो लास्ट ईयर का दिसंबर का जो क्वेश्चन पेपर है, इसको हम देखेंगे। और इसमें आज हम हिंदी भाषा 1 पर बात करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, पूरा इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ ही इसके कंसेप्ट्स को समझने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा 1 में सबसे पहले आपके पास ये गद्यांश आपको मिलेगा। इसको पढ़कर जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसके आपको आंसर देने होते हैं। तो देखते हैं इस गद्यांश में क्या बोला गया है। ये कहता है, आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कभी भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का भी बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहां मिलता भी है वहां बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है। हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सबकी बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियां जो भावना प्रधान होती हैं, पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियां केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा ये, ठीक है। इसके बाद ये कहता है, किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज ब रोज बेढब होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है। उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ रही है, दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है। तो ये कुछ आधुनिक शिक्षा से जो रिलेटेड है, कुछ ये गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है, हमने पढ़ा, ठीक है। हमें एक एक बात इसकी समझ आ गई कि क्या इसमें बोला गया है। अब देखते हैं इस पे आधारित जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। पूछ रहा है इसमें कि हमने जो पढ़ा है इसमें इसके अकॉर्डिंग हमें किस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें हमारा आंसर होगा कला प्रवृत्ति पर। हमने जब ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा था, गद्यांश पढ़ा था, तो हमने देखा था कि इन्होंने बोला है कि हमारी जो कला प्रवृत्तियां हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं और हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ देखिए इस लाइन में, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियां जो भावना प्रधान होती हैं, ठीक है, पाठ्यक्रम से करीब करीब निकलती जा रही हैं। तो यहाँ इन्होंने इसकी बात की है। तो इसका हमारा 91 का आंसर रहेगा कला प्रवृत्ति पर, ठीक है। ये सेकंड आंसर रहेगा इसका। आगे देखते हैं। इसे पूछता है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय क्या है, इसमें से तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है या बोध प्रधान है। तो अभी हमने देखा था, इन्होंने बताया था कि अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय तर्क प्रधान है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आएगा तर्क प्रधान है। ये मैं आपको बताती हूँ
ये बोला गया था तर्क प्रधान। ये देखिए तार्किक विषय बताए गए थे। ठीक है, यहाँ पर तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा तर्क प्रधान। इतना समझ आया आपको? तो ये अनुच्छेद हैं और जो गद्यांश है ये तो आप पढ़ के ही इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जो क्वेश्चन पेपर उठाया था तो हम इसमें कुछ छोड़ेंगे नहीं, सारा कुछ ही करेंगे। इसके बाद ये बोलता है ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज उन्नति कर रहा है, 2 समाज में विभाजन हो रहा है, 3 व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर है। तो इसका सही आंसर होगा समाज में विभाजन हो रहा है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, इसमें समाज में विभाजन की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद है किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। तो इसमें है किसका रास्ता अपना रही है? पतन का रास्ता अपना रही है, ज्ञान का, प्रगति का या कर्म का। तो हमने जब ये अभी गद्यांश पढ़ा था तो इसमें इसका आंसर जो है वो आया था पतन का रास्ता अपना रही है। ठीक है, तो इसका आंसर सही जो है वो क्या होगा? पतन का रास्ता। ठीक है, तो 94 का आंसर हुआ 1। इसके बाद 95 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो देखिए, आप जब इसको पढ़ेंगे, फर्स्ट है इसमें तार्किक, 2 है स्वाभाविक, साहित्यिक या अभिव्यक्तिक। तो आप इन सब में देखेंगे तो इसमें जो प्रत्यय है इक 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 लगाया हुआ है, स्वाभाविक में, साहित्यिक में, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति सॉरी इसमें तार्किक में। ठीक है, अभिव्यक्ति जो है वो बिल्कुल अलग है, इसमें एक प्रत्यय जो है वो नहीं लगा है, इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या होगा? 4, अभिव्यक्ति। इसके बाद है 96 में बोला है आज की तालीम भी इस दौर में साथ दे रही है, वाक्य में निपात बताइए। तो हमने सीखा था हिंदी ग्रामर की वीडियोस में, हमने वहाँ पे प्रत्यय भी देखे थे, उपसर्ग भी देखे थे और निपात के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो निपात क्या होता है? भी यहाँ पर जो है वो निपात है। ठीक है, यहाँ पर भी जो है वो निपात है। अगर इसमें कोई आपको अभी कंफ्यूजन है, आप इसका आंसर नहीं समझ पाए कि निपात ऐसा क्यों है इसमें, तो निपात वाली पूरी वीडियो जो है वो आप जाके देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हिंदी ग्रामर की वीडियो आपको मिलेंगी। ठीक है, अब वहाँ से इसको पूरा पढ़ सकते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। अभी हम सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? भी, 96 का आंसर। अब आ जाते हैं 97 में। 97 में ये पूछता है कि विकसित शब्द में प्रत्यय है, विकसित शब्द में बताइए कौन सा प्रत्यय है? सित है, इत है, ता है, ये सत है। तो इसका आंसर आएगा इत, विकसित में इत प्रत्यय है। ठीक है, 97 का 2 ये सही होगा। 98 पे आते हैं। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा सुखद है, दुखद है, औसत है या पता नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? हमने अनुच्छेद के आधार पर देखा था कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा जो है वो बहुत ही दुखद है। यहाँ से शुरुआत हुई थी इस गद्यांश की, तो इसका आंसर आएगा दुखद है। ठीक है, आगे देखते हैं 99 क्वेश्चन। 99 में बोला है आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है? तो अभी हमने गद्यांश में पढ़ा था कि विज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो इसमें आएगा 3 आंसर, विज्ञान को। ठीक है, समझ आया इतना आपको? तो ये 99 तक हमने पूरा अनुच्छेद के हिसाब से किया है, गद्यांश के हिसाब से किया है। तो जो गद्यांश है उसको आप पढ़ेंगे, बड़ा ध्यान से पढ़ना है, उसी में क्वेश्चन के आंसर होते हैं और बहुत इजी आते हैं। लेकिन इसमें अब अलग चीजें क्या आई हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, निपात। ठीक है, ये सब चीजें अलग हैं, तो इनको आपको ध्यान देना है और ये सीखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी इसकी वीडियो।
आगे हम देखते हैं। आगे इन्होंने कविता दी है, इस कविता के हिसाब से फिर इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं। तो कविता पढ़ते हैं। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान। कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। ठीक है, तो अब इसके आंसर हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछे हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले ये पूछता है हिम किरीट का आशय है। 100 क्वेश्चन देखिए, हिम किरीट का आशय है, तो हिम किरीट किसको बोला गया है इसमें। हिम किरीट किसको बोला है? ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट या स्वर्णिम मुकुट। तो ये जो है, जैसे आपने कविता पढ़ी तो हमने देखा इसमें हिम किरीट का मतलब है बर्फ का मुकुट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बर्फ का मुकुट। इसके बाद हम देखते हैं हम देखते हैं। इसके बाद एक मिनट, इसमें कुछ ये हमारा आंसर था। हाँ, यहाँ पर ये थोड़ा सा आगे चली गई पीडीएफ जो है, ये टच मेरा कुछ इसमें दिक्कत आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। नगपति का विग्रह और समास होगा। 101 क्वेश्चन में पूछा है नगपति का विग्रह और समास होगा। तो नगपति का पहले विग्रह बताना है, फिर विग्रह करने के बाद बताना है ये किस प्रकार का समास है। तो हमने समास की वीडियो में देखा था, सीखा था समास क्या किसे कहते हैं, और इसके सारे जो प्रकार थे उनको हमने पढ़ा था। तो देखते हैं नगपति। जैसा हमने देखा कि इस कविता में नगपति का मतलब है नगों का पति। नगों मतलब पर्वत, यहाँ पे पर्वतों की बात की गई है। ठीक है, तो नगों का पति और तत्पुरुष समास दिए होगा। नगों का पति तत्पुरुष समास। तो आंसर 3 जो है ये इसका सही होगा। ठीक है, आंसर नंबर 3 तत्पुरुष क्यों होगा? हमने तत्पुरुष में देखा था संबंध तत्पुरुष है, ये संबंध का के की, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसके आधार पे ये है आपका तत्पुरुष समास। इसके बाद आते हैं हम 102 पे। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले है इसमें युग युग अजेय निर्बंध मुक्त, इस पंक्ति में कहा है, या फिर मेरे भारत के दिव्य भाल, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, साकार दिव्य गौरव विकाट। तो ज्वाल शब्द मतलब ज्वालाओं से रिलेटेड है, तो इसका मतलब आपका आएगा पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हुआ, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। तो 102 का आंसर नंबर 3 जो है वो ठीक होगा। ठीक है, इतना समझ आया आपको? इसके बाद 103 क्वेश्चन में पूछा है जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो कविता हमने देखी थी, तो यहाँ पर अजेय शब्द आया था
और अजय का मतलब भी यही होता है कि जिसे जीता ना जा सके। तो 103 का 1 ये ठीक होगा। ठीक है, 103 का कौन सा सही होगा आपका? 1। इसके बाद आपका 104 क्वेश्चन है, निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? तो हमने संधि में जब पढ़ा था तो देखा था निस्सीम निह जमा असीम, तो कौन सी संधि होगी यहाँ पर? विसर्ग संधि। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? विसर्ग संधि। तो 104 का आंसर होगा नंबर 3। ठीक है, इसके बाद है 105। 105 में पूछा है, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि यतिवर कहकर क्यों संबोधित किया गया है? यतिवर का क्या मतलब होता है? यतिवर का मतलब है समाधि में लीन है। ठीक है, यतिवर का मतलब होता है समाधि में लीन होना। तो यहाँ पर कुछ आपके हिंदी के जो शब्द अर्थ का मीनिंग है वो भी आपके काम आएगा, थोड़ा बहुत आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, यतिवर मतलब समाधि में लीन, तो इसका आंसर होगा नंबर 3। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर गद्यांश किया। इसके बाद देखते हैं हिंदी के और क्वेश्चंस। ये मेरा कुछ टेस्ट में गड़बड़ हो गया है, कुछ स्क्रीन की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा स्लो है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर 106 में पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहला है उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन करना। ठीक है, तो इसमें से क्या आएगा सही? इसमें से आंसर सही होगा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल के हैं, उनको अगर आप भाषा का आप देख रहे हो कि उनको कितनी भाषा आती है, उसका पूरा आकलन असेसमेंट कर रहे हो, तो आप ये देखोगे कि वो भाषा का प्रयोग कितनी अच्छे से कर सकते हैं, उनकी क्षमता क्या है आकलन की। ठीक है, ये आप देखेंगे वहां पर। तो आंसर 2 सही होगा। बाकी सब आंसर क्यों गलत होंगे? क्योंकि देखो, आप लिखने की क्षमता का तो आकलन नहीं कर रहे, क्योंकि भाषा सिखा रहे हो, आप लिखना नहीं सिखा रहे हो। बोलने की कुशलता, तो बोलने से भी मतलब नहीं है, क्योंकि भाषा आनी चाहिए, मेन ये है। ठीक है, मतलब अगर आप इंग्लिश सिखा रहे तो इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, हिंदी सिखा रहे तो हिंदी आनी चाहिए। अब सिर्फ बोलना है, लिखना है नहीं आए, ठीक है, तो ये भी गलत होगा। उसकी पठन क्षमता का, तो पठन सिर्फ पढ़ने का भी नहीं कर रहे हो आप आकलन। ठीक है, यानी कि कुल मिला के सब कुछ पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना सब कुछ आता है भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा भाषा प्रयोग की क्षमता का। 107 नंबर देखते हैं। इसमें बोलता है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? देखते हैं कि करके। कहानी कहना, कहानी कहना तो बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, कहानी लिखना भी ठीक है। घटना का वर्णन करना, घटना का वर्णन करने से भी भाषा जो है चेक की जा सकती है, आप चेक कर सकते हैं बच्चे की भाषा कैसी है। श्रुतलेख लिखना, श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना, जिसको आप डिक्टेशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसका आंसर आएगा श्रुतलेख। ठीक है, इतना समझ आया, आगे चलते हैं। 108 पर 108 क्वेश्चन बोलता है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। तो यह विचार क्या है? पूर्णतः सही है, तो आंसर फर्स्ट होगा। क्योंकि अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे फेल हो रहे हैं, टीचर भी फेल हो रहा है वहां पर। ठीक है, यानी कि क्या पूछा है इन्होंने? आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का ही आकलन नहीं होता, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है कि शिक्षक ने पढ़ाया कैसे है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं 109 पे। 109 क्वेश्चन, 109 में पूछता है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक
प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। ठीक है, रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। दोबारा से समझो, क्वेश्चन में कह रहा है कि रीमा कोई क्लास टीचर है, उसने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली कोई स्टूडेंट है, रितिका। ठीक है, उसकी भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा दिया। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, क्रमिक प्रगति जहां पर आ गया, क्रमिक प्रगति का मतलब होता है पोर्टफोलियो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हुआ, पोर्टफोलियो। क्रमिक प्रगति आप किसमें बनाते हैं, पोर्टफोलियो में बनाते हैं। ठीक है, तो आंसर 109 का 2। ठीक है, इतना समझ आया आपको। फिर 110 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो क्या आता है, वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या चित्र बनाना। तो पहली कक्षा का जब बच्चा है तो अक्षर बनाना, शब्द लिखना है, वाक्य लिखना तो उसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन चित्र बनाने में वो हो सकता है ज्यादा अच्छा है बच्चा। और शुरू शुरू में बच्चों को चित्र बना के तब उनको लिखना सिखाया जाता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। ठीक है, 111 प्रश्न नंबर, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़ना सीख रहे हो आप, ठीक है, तो उसमें पूछा है सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो क्या क्या ऑप्शंस है, अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ निकालना, अक्षरों की पहचान या पढ़ने का उद्देश्य। तो प्राथमिक स्तर पर देखो, अनुमान लगाना ये तो बहुत नेचुरल सी चीज है। छोटे बच्चे कोई भी कोई भी पार्ट पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो उससे पहले अनुमान लगा लेते हैं वो पिक्चर्स वगैरह देख के। तो ये तो महत्वपूर्ण है ही। संदर्भ के अनुसार अर्थ निकालना ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है अक्षरों की पहचान और पढ़ने का उद्देश्य। पर जो जो चीज वो पढ़ रहे हैं उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होना चाहिए, वो भी ठीक है। लेकिन अब इससे पूछा सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, तो बचा क्या, अक्षरों की पहचान। तो जरूरी नहीं है उनको, बच्चे को अक्षरों की पहचान ही हो, है ना, सब अक्षरों की पहचान होना इस स्टेज पे मुश्किल है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, आंसर नंबर 3। 111 का आंसर नंबर 3 होगा। ठीक है, 112 देखते हैं। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। भाषा अर्जन की क्षमता, इस ये थ्योरी किसने दी थी, पियाजे ने दी थी, चॉम्स्की ने दी थी, स्किनर ने दी थी, तो ब्रूनर ने दी थी। बताइए किसने दी थी। तो इसका आंसर आएगा चॉम्स्की ने दी थी। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका, चॉम्स्की। क्यों आएगा, पियाजे ने क्या दी थी, संज्ञानात्मक थ्योरी दी थी, की भाषा जो है, भाषा का विकास जैसे जैसे संज्ञान का विकास होता है वैसे होता है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। स्किनर और ब्रूनर की थ्योरी दी है, उन्होंने भी लर्निंग पे जोर दिया है, लेकिन अर्जन वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया, अधिगम इन्होंने यूज किया है। तो भाषा जन्मजात है, भाषा को अर्जित किया जाता है, ये शब्द किसके थे, चॉम्स्की थे। ठीक है, तो चॉम्स्की के थे ये। तो आंसर इसका आएगा 112 का 2। आई होप इतना हो गया होगा। आगे देखते हैं। इसके बाद है 113 नंबर। 113 में आपसे अब ये पेडागोजी के क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, इससे पहले भी पेडागोजी ही चल रही थी। इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन पूछता है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब भाषा सीखते हैं तो कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए। ठीक है, तो इसमें है कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या टेलीविजन। तो इसका आंसर आएगा बाल साहित्य, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं अगर उनको कॉमिक्स वगैरह दी जाए पढ़ने के लिए तो वो और भी ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं और उनकी रुचि जागती है पढ़ने में। ठीक है, और उनका ब्रेन डेवलप होता है। तो यहाँ पर आएगा बाल साहित्य। 113 का 2। 114 प्रश्न है, 114वां प्रश्न है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है
या अनुचित है। तो अगर छोटे बच्चा है, कुछ बातचीत करते वक्त अपनी मातृभाषा उसके जुबान पर आ जाती है, तो ये ना तो निंदनीय है, ना ही विचारणीय है, ना ही अनुचित है। क्या है ये? स्वाभाविक है। छोटे बच्चों का की जुबान पर उनकी मातृभाषा का आना क्या होता है? स्वाभाविक होता है, क्योंकि घर में, फैमिली में वो जैसी भाषा बोलते हैं वो उनके मुंह पर आ ही जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर है 114 का 1, स्वाभाविक। ठीक है, इसके बाद आते हैं 115 पर। 115 में कहता है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये? बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है तथा डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। आपने देखा होगा सभ्यता व संस्कृति। ठीक है, क्यों? क्योंकि सभ्यता और संस्कृति, मान लो अगर ये ऑप्शन नहीं होता इसका, तो बाकी ऑप्शन देखते हैं। अगर ये नहीं होता तो क्या हो सकता है? इसको टिक कर देते हैं 115 का 1। ठीक है, मान लो सभ्यता है लेकिन साहित्य का अंग है, लेकिन ऐसा तो नहीं है बहुभाषिकता साहित्य जो है अलग अलग भाषाओं में लिखे हों। ठीक है, संस्कृति और साहित्य, तो संस्कृति और साहित्य, क्योंकि साहित्य तो इसमें भी नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ही रॉन्ग है। संस्कृति और चुनौतियों, तो चुनौतियां भी यहाँ पर सूट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्या आएगा? सभ्यता व संस्कृति का अंग है। ठीक है, 116 देखते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश हैं। यानी कि कह रहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी स्कूल की, उनकी जो पाठ्य पुस्तक होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उनमें कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता को विकास करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, बाधक होते हैं, निरर्थक होते हैं या अनुपयोगी होते हैं? तो इसका आंसर आएगा सहायक होते हैं। ठीक है, 116 का 1। इतना समझ आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं 117वें क्वेश्चन पे। 117वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये देखिए, यहाँ पर ये पूछता है, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हीं, आँखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? देखो, लिखते हुए टाइम वो क्या कर रही है? ज्यादातर ये जो अनुशासिक चिन्ह है, ठीक है, इनका प्रयोग ज्यादा कर रही है वो हर किसी में। तो इसको देखते हुए आप क्या बोलेंगे? तो देखते हैं ऑप्शंस। सबसे पहले है, वह अनुशासिक चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। वह अनुशासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति सजग है या लापरवाह है या फिर उनका अति सामान्यकरण करती है। तो इसमें से क्या सही होगा? बिल्कुल नहीं जानती, ऐसा तो नहीं है क्योंकि उसने इस्तेमाल किए हैं ये। ठीक है, उनके प्रति सजग है, ऐसा भी नहीं है क्योंकि थोड़े हर सब जगह ही लगा दिया जहाँ नहीं लगने चाहिए, जैसे किन्हीं में नहीं लगना चाहिए, यहाँ पर भी उसने लगा दिया है। वह अनुशासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है या फिर उनका सामान्यीकरण करती है। तो उसका आंसर आएगा सामान्यीकरण करती है, कि वो उनको एक जैसा लेके चलती है कि वो सब जगह ऐसे लगेंगे ही लगेंगे जहाँ पर ऐसी आवाज आ रही है। ठीक है, अंक की। तो यहाँ पर आएगा 117 का 4। इसके बाद देखते हैं 118वां प्रश्न। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? देखते हैं। पहला है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। ठीक है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण इसमें पूछा है क्या है? क्वेश्चन क्या है दोबारा देख लेते हैं। बच्चे विद्यालय में भाषण शिक्षण के लिए भाषा शिक्षा दे रहे हो आप बच्चों को, मतलब कोई भाषा सिखा रहे हो, ठीक है, तो उसके कार्यक्रम को शुरू करते समय, शुरू में मतलब, तो क्या जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है? नहीं, मैंने उल्टा पढ़ लिया शायद। करते सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छा ठीक है, अब समझ आया, तभी मैं कह रही थी यहाँ पे आगे पीछे कैसे हो गए। इसके जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो देखते हैं। बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, तो लिखने की क्षमता उसको पहचानना, शुरू में ही आप चेक करोगे कि लिखने की क्षमता है या नहीं है। तो
तो ये तो ठीक नहीं है। ठीक है, बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, ये थोड़ा लग भी रहा है। इसके बाद देखते हैं सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना कि वो बोलने में कितना एक्सपर्ट है। तो अभी बिल्कुल ही छोटा बच्चा है, आप उसको भाषा शिक्षण दे रहे हैं, तो स्टार्टिंग में अभिव्यक्ति कैसे आप चेक कर सकते हैं। बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना कि कितना पढ़ पा रहा है, कितना नहीं पढ़ पा रहा। ये इन सब में से सबसे ज्यादा बेटर क्या ऑप्शन है, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना कि वो नेचुरल तरीके से वो क्या, उसकी लैंग्वेज क्या है, कितनी भाषाई क्षमता है, कितना उसको आता है बोलना और कितना वो अर्जित कर सकता है, कितना लर्न कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो 118 का 2। 119 पे आते हैं। 119वें क्वेश्चन में कहता है कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। जब नए नए बच्चे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वो 2 या 3 भाषाओं को बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ठीक है, तो क्या इसमें आएगा पढ़ने और बोलने की क्षमता से, लिखने और बोलने की क्षमता से, रटने और बोलने की क्षमता से, या समझने और बोलने की क्षमता से। तो इसका आंसर लग रहा है हमें 4, समझने की क्षमता से। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आएगा 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो एक दो भाषाओं को वो बोलना तो उनको आता ही आता है, और उनको वो समझ आएंगी तभी तो बोल पाएंगे ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उन्होंने उसको रटा हुआ हो या फिर उनको पढ़ा हुआ, पढ़ भी सके और या फिर लिख भी सके, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन समझ आती होंगी। ठीक है, तो 119 का 4। 120 का देखते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना और उसकी डैश को सीखना। इसमें बोलता है अवधारणाओं, विषय वस्तु उपयोगी, अवधारणाओं शब्दावली, शब्दावली और विषय। तो इसका आंसर आपका आएगा अवधारणाओं और शब्दावली को सीखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विषय वस्तु है, तो विषय वस्तु का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी अवधारणा है, उसे उसमें क्या अवधारणा है और उसकी क्या शब्दावली, क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों की बात हो रही है। तो उसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर, अवधारणाओं और शब्दावली को सीखना। तो आपका 120 का रहेगा 3। तो इतना आपको आई होप समझ आया होगा। तो ये हमने आज देखा हिंदी का पोर्शन, दिसंबर 2019 का जो पेपर था उसमें सिर्फ हिंदी वाला पोर्शन हमने देखा है। हम एक एक करके बाकी जो पोर्शन है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। और ये जो मैंने आपको आंसर्स बताए हैं, ये इसकी जो सीटेट की ऑफिशियल कीज हैं। ठीक है, वही उन बिल्कुल वही आंसर्स हैं ये, तो इसमें कोई भी आंसर गलत नहीं है। आप इनको ऑफिशियल कीज से मैच कर सकते हैं। और अगर आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं कोई और डाउट है तो। आपके इसमें कितने सही क्वेश्चन थे, कितने गलत थे, ये आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं किसी इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग कुछ और होना चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।